हेलो गाइस, मास्टर क्वेश्चन आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम 12th क्लास की क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि पृष्ठ रसायन होता क्या है। सरफेस एरिया कहते हैं इसको इंग्लिश में, सरफेस एरिया। तो देखिए क्या होता है। और रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति, उसके पृष्ठों की प्रकृति कैसी है एवं उन पर घटित होने वाले भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। समझे इसको बात को। मान लो ये पृष्ठ है, इस पेपर का पृष्ठ ये वाला है। इस पर मान लो धूल चिपक गई आन के, धूल या कुछ चिपक गया आन के, तो इसके पृष्ठ पर वो धूल के कण कैसे चिपके हैं, क्यों चिपके हैं, उसका अध्ययन हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। तो वही क्या है, पृष्ठ रसायन है। आसान थ्योरी है। ओके, समझ सकते हैं इसको। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वाली हेडिंग है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली हेडिंग समझिए। अधिशोषण क्या होता है। ठोस पदार्थों या द्रव पदार्थों की सतह पर, ठोस पदार्थों या द्रव पदार्थों की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना, जो अणु है इस पर आकर्षित हो जाते हैं, अणुओं का आकर्षित होना तथा पृष्ठ पर संग्रहित होना, इस पृष्ठ पर संग्रहित होना, इकट्ठे हो जाना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण एक सतही, ये जो अधिशोषण एक सतही प्रक्रम है। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ, इस अधिशोषण प्रक्रम में वह देखिए, अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ, ये जो ठोस पदार्थ है जिस पर अधिशोषण होता है, इस पर अधिशोषण हुआ है, इसका कुछ आन के, तो अधिशोषक कहलाता है। तो उसको बोलेंगे अधिशोषक। ओके, जबकि अधिशोषित पदार्थ, जो पदार्थ इस पर गिरा है, इनका अधिशोषित पदार्थ जो हुआ है उसको बोलते हैं अधिशोष्य। इसको समझें डायग्राम से, डायग्राम के साथ अच्छा आएगा समझ में। तो ये मान लो कोई पदार्थ है जिस पर अवशोषण हुआ है, किसी पदार्थ का जिस पर अवशोषण हुआ है उसको बोले, मान लो कोई पदार्थ आया तो उसको बोलेंगे अधिशोषक। अधिशोषक हो गया है। अब देखिए इस पूरे एरिया को बोलेंगे अधिशोषक, ये पूरा खींचने वाला है अधिशोषण। ओके, इस पूरे प्रक्रम में जो पूरी घटना घटी है उसको बोलेंगे पूरी को अधिशोषण, जो हमारे हेडिंग का नाम था उसको बोलेंगे अधिशोषण। तो इस तरीके से अधिशोषण हम समझ सकते हैं। आसान शब्दों में एक वर्ड में क्या समझेंगे, किसी सतह पर किसी पदार्थ का चिपक जाना, कैसा चिपका है उसको बोलेंगे पूरे प्रक्रम को अधिशोषण, जो हेडिंग का नाम है। ओके, अब समझते हैं अधिशोषण के टाइप्स, प्रकार फ्रेंड्स। तो देखिए प्रकार क्या है इसके। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रकार है इसका अधिशोषण के प्रकार में। फर्स्ट है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल अधिशोषण। होता क्या है, इस प्रक्रम में, इस सिस्टम में या इस प्रकार के अधिशोषण में, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक, अब ये जो सिस्टम है इसको बोलेंगे अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य, अधिशोष्य जो आया है और अधिशोषक के मध्य, मान लो ये पूरा पृष्ठ था, इस पर कण आकर चिपक गए हैं, तो अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य जो कण गिरे हैं उसको बोल रहे हैं अधिशोषक। जो सिस्टम है, ये जो पदार्थ है इसको बोल रहे हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल, दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है, इसको बोलते हैं भौतिक अधिशोषण फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला प्रकार है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। इस प्रकार के अधिशोषण में, ये जो टाइप का प्रकार है ना, रासायनिक अधिशोषण जो है, इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक, अधिशोष्य आप ये सिस्टम को जानते हैं अधिशोष्य है, और अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होता है, प्रबल। मान लो कोई पदार्थ है, इस पर ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर जुड़ रहे हैं, मान लो जिसमें नमी है तो नमी वाला पदार्थ इस पर ज़्यादा चिपकेगा। ओके, जिसमें ऑक्सीजन होगी, जिसमें नमी होगी वो ज़्यादा जुड़ जाएगा। मान लो कोई लकड़ी है, उस लकड़ी पे थोड़ा पानी पड़ा है, तो पानी पड़ा है उस पर कोई पदार्थ चिपक गया आनकर, तो थोड़ी देर चिपका रह जाएगा। मान लो धूल आके चिपक गई तो चिपकी रह जाएगी। तो जिसमें नमी होती है तो उसमें होता है प्रबल रासायनिक आबंध, तो वो क्या होता है, अच्छी तरीके से चिपक जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। चलिए अब पढ़ते हैं उत्प्रेरक के बारे में फ्रेंड्स, जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, उत्प्रेरक क्या होते हैं उसको समझें। किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है, तो अभिक्रिया के अंत में पदार्थ क्या रहेगा, स्वयं अपरिवर्तित रहता है, तो इस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण। ये जो घटना हुई है इसको बोलेंगे उत्प्रेरण। एवं उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। एक बार वो समझें, किसी पदार्थ की उपस्थिति में, कोई पदार्थ है उसकी उपस्थिति है, वहाँ पर प्रेजेंस है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जो वेग है, स्पीड है या दर है,
वो परिवर्तित हो जाती है, या फिर उसकी जो वेग है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है। जो पदार्थ उसमें पड़ा हुआ था वो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो इस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण, एवं उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं जिसने इस अभिक्रिया के दर को परिवर्तित किया था। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं, नोट करके देख लें। इसमें अभिक्रिया के वेग या दर को घटाने तथा बढ़ाने का कार्य करता उत्प्रेरक। तो ये मेन पॉइंट है इस थ्योरी का, अभिक्रिया के वेग या दर को घटाने तथा बढ़ाने का काम कौन करता, उत्प्रेरक करता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब समझ लें इसकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। तो मान लो एग्जाम्पल ये ले रखा है कि नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई है, तो यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है Fe, जो सॉलिड के रूप में है। किसके रूप में, सॉलिड के रूप में है। तो ये आपस में N2 गैस और H2 गैस क्रिया करके NH3 गैस अमोनिया बना देते हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है कौन, सॉलिड Fe। तो इसकी प्रेजेंस होनी जरूरी होती है रासायनिक अभिक्रिया में। Fe की पत्ते लेते हैं, इसको गर्म करके इसको हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये अभिक्रिया को क्या कर देता है, तो इसकी क्रिया को बढ़ा देता है। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट वाली हेडिंग है फ्रेंड्स उत्प्रेरक की, धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, पॉजिटिव उत्प्रेरक क्या होता है, एक्सेलरेटर कहते हैं इसको। तो देखिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, बे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया या किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं उसे धनात्मक कहते हैं। भाई धनात्मक का सिंपल मतलब है कि अभिक्रिया को बढ़ाएगा, प्लस का मतलब बढ़ाएगा, तो अभिक्रिया की गति को जो बढ़ाता है वो धनात्मक उत्प्रेरक है। आसान तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसको कहते हैं, वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को, वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को क्या करता है, घटाता है, कम करता है या घटाता है, कम करता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अभिक्रिया की गति को जो घटाता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ओके, अब पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेटर। तो इसका हम कर रहे हैं क्या, उत्प्रेरण का वर्गीकरण कर रहे हैं फ्रेंड्स। वर्गीकरण का मतलब बांटना। तो एक होता है समांगी उत्प्रेरण। क्या होता है, समांगी उत्प्रेरण। जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक, जब उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया को बढ़ाता है घटाता है, एवं अभिकारक का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व। ओके, जैसे कि यहाँ पे SO2 है और O2 है, ये अभिकारक है। उत्प्रेरक कौन है, यहाँ पे NO है। ओके, आगे समझे, जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक समान अवस्था में होते हैं, जब क्या होते हैं, उत्प्रेरक और अभिकारक समान अवस्था में होते हैं तो उसको बोलते हैं उसे, तो उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो ऐसा उत्प्रेरण कहलाएगा समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ये रिएक्शन देखें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, ये जो G का मतलब गैस, G का मतलब गैस, ओके, G का मतलब गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस O2 से क्रिया करके NO की उपस्थिति में ये भी गैस है। तो ये यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक कौन हो गए, SO, यहाँ पे उत्प्रेरक हो गए NO, उत्प्रेरक क्या हो गया, NO, अभिकारक हो गए SO2 और O2। ये आपस में क्रिया कराएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 गैस बना देंगे। इस तरीके से सारा बैलेंस के लिए रखा है। 2S है तो 2S कंप्लीट है, 2 3 6 O है तो 2 2 4 O और 2 6 O। इस तरीके से बैलेंस ही है। चलिए नेक्स्ट वाली हेडिंग समझते हैं। इसकी नेक्स्ट वाली हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है विषमांगी। क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। क्या होता है ये, जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं। क्या होता है, जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण विषमांगी होता है। मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो क्या बोल रहे हैं उसको, तो उत्प्रेरण विषमांगी होगा, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। एग्जाम्पल के समझ सकते हैं, SO2 गैस O2 से क्रिया करी PT की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे अलग अलग कंडीशन में उत्प्रेरक और अभिकारक। तो ये SO2 और O2 तो उत्प्रेरक हैं जो हैं G मतलब गैस के रूप में, और कह रहा उत्प्रेरक एवं अभिकारक। तो हमारे पास जो अभिकारक थे वो गैस के फॉर्म में है, जो उत्प्रेरक है वो है सॉलिड फॉर्म में। PT मतलब सॉलिड है, प्लेटिनम सॉलिड होता है, धातु होती है। तो ये चेंज हो गए, क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं हम, तो उत्प्रेरण क्या कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विषमांगी का मतलब अलग अलग।
चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब वो पढ़ते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्पणी। फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, हमें क्या लिखना है, हार्डी-सूल्जे नियम पर लिखना है, स्वर्ण संख्या पर लिखना है, विद्युत कण का संचलन पर लिखना है। तो तीनों की टिप्पणी काफ़ी है। और इसके आगे आपको बताया जाएगा ब्राउनी गति, और क्या बताया जाएगा, ब्राउनी गति के बाद बताया जाएगा टिंडल प्रभाव। वो भी इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे टिप्पणी है। चलिए समझते हैं इन टिप्पणियों को फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हार्डी-सूल्जे नियम क्या होता है। हार्डी-सूल्जे नियम, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता, इस नियम के अनुसार जो विपरीत आवेशित आयन की जो संयोजकता है, अब ये आवेशित आयन की संयोजकता किसको कहते हैं। अब देखिए, कोई भी कण है उस पर कोई ना कोई आवेश होगा, तो उसमें देखिए आवेश की जो संयोजकता होती है वो जितनी अधिक होती है उसकी आयन की संयोजकता, उसको बोलते हैं कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। उसी पदार्थ के कोलाइडी विलयन के लिए उसकी या इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। समझें एक बार ध्यान से कि ये नियम कहता है कि अगर विपरीत आवेशित आयन की जो संयोजकता है वो जितनी ज़्यादा होगी, अगर वो ज़्यादा होगी तो कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। स्कंदन का मतलब होता है कोई कण है, कोई पदार्थ है, वहाँ से उसका निकल कर जाना, स्कंदन करना, उस पदार्थ से वहाँ से विचलित होना, निकल कर जाना, स्कंदन कहते हैं उसको। आगे समझें कि स्कंदन प्रोपोर्शनल होगी, ये समानुपाती होगी आवेशित आयन की। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर स्कंदन क्षमता जितनी ज़्यादा होती है, आवेशित आयन की संयोजकता भी उतनी ज़्यादा होगी, या फिर आवेशित आयन की संयोजकता बढ़ाएंगे तो स्कंदन क्षमता बढ़ेगी। तो इस अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, या समानुपाती का मतलब होता है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरे का मान घटेगा तो पहले का भी घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्कंदन क्षमता बढ़ाओगे तो आवेशित आयन की क्षमता बढ़ जाएगी, आवेशित आयन की संयोजकता बढ़ जाएगी। किसकी बात चली, संयोजकता की। और आवेशित आयन की संयोजकता बढ़ाओगे तो स्कंदन क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। केवल मेन पॉइंट इसका ये वाला है। तो ये था हार्डी-सूल्जे नियम, एग्जाम्पल के रूप में इसको समझें। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए धनावेशित सोल के लिए आपकी संयोजकता रहती है माइनस की, ऋणावेशित सोल के लिए संयोजकता रहती है प्लस की। ये पॉइंट की बात है, नोट कर लेना, ध्यान से सुन लेना यहाँ पे कि धनावेशित सोल के लिए नेगेटिव रहती है संयोजकता, ओके, और ऋणावेशित सोल के लिए पॉजिटिव रहती है। तो PO4 के लिए -3 होती है। अब PO4 -3 से बड़ा कौन है, -2, इससे बड़ा कौन है, -1, ओके। SO4 सल्फेट सब जानते हैं, Cl नेगेटिव है यहाँ पे। ऋणावेशित सोल के लिए Al3 बड़ा होगा, भाई 3 बड़ा होगा, पॉजिटिव में आएगी, प्लस का जितना ज़्यादा उतना बड़ा होता है। बेरियम 2 पॉजिटिव है और सोडियम +1 पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाली टिप्पणी समझते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली हेडिंग है फ्रेंड्स, उसको समझें कि स्वर्ण संख्या क्या होती है। स्वर्ण संख्या होती क्या है कि रक्षी कोलाइड की शक्ति को, किसकी, रक्षी कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। जो रक्षी कोलाइड की संख्या होती है, शक्ति होती है, पावर होती है, रक्षी कोलाइड की जो शक्ति होती है, पावर होती है, इसको स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। नोट पॉइंट, ओके। आगे समझे, किसी द्रव स्नेही, कोई द्रव स्नेही कोलाइड है, कोलाइड मतलब कोई विलयन होता है जैसे कि शहद होता है, ओके। किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या, उसका मिलीग्राम में वह भार जो स्वर्ण संख्या के 10 मिली में उपस्थित होने पर, कितने मिली में उपस्थित होने पर, 10 ml में 10% में उपस्थित होने पर, मान लो NaCl के घोल में है ये सारा जो चीज़ है, ओके, 10% NaCl के 1 मिली सोल को डालने पर, सोल मतलब उसको पूरे सिस्टम को कह रहे हैं, सोल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने से, लाल रंग से किस में चेंज हो रहा है, नीले रंग में परिवर्तित होने से रोकने के लिए पर्याप्त होता है। अगर हमने 10% डाल दिया तो ये कलर को चेंज होने से रोक सकता है, ओके। लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने से रोकने के लिए पर्याप्त होता है। स्वर्ण संख्या रक्षी सोल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। जो स्वर्ण संख्या हमारी, ये रक्षी सोल को व्यक्त करने का प्रतीक है।
स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी सोल की स्कंदन क्षमता भी उतनी ही कम होगी। अगर स्वर्ण संख्या का मान बड़ा होगा तो इसकी स्कंदन क्षमता घट जाएगी। इस तरीके से स्वर्ण संख्या को आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली टिप्पणी क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट वाली थ्योरी को समझें फ्रेंड्स। विद्युत का संचलन या विद्युत कण का संचलन होता क्या है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कण क्या होते हैं। कोलाइड कण विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर गति करना। इस प्रकार अगर वो इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, गति करना विद्युत का संचलन कहलाता है। तो इस तरीके से विद्युत के कण चलते रहते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत का संचलन, विद्युत कण का संचलन। तो होता क्या है समझ गए आप कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो इसमें सिस्टम हमने धारा भेज दी है इस इलेक्ट्रोड से, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कण, इसके अंदर के जो कोलाइड कण हैं विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, जो माइनस वाला होता है, जो विपरीत वाला होता है, तो विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों का इस प्रकार जो गति करना होता है इलेक्ट्रोडों के द्वारा, तो विद्युत का संचलन कहलाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं और इसको डायग्राम से आप समझ सकते हैं ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए FeO3 का हमने कोलाइड कण का विलयन ले लिया। यहाँ पे हमने क्या करी, इसमें धारा प्रवाहित कर दी इलेक्ट्रोडों के द्वारा, सोल के कोलाइड कण का विद्युत का प्रवाह कर दिया इसके अंदर हमने, तो इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, जो कण है इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे, इसको बोलते हैं विद्युत का संचलन फ्रेंड्स। अब पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हम ब्राउनी गति, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या ये टिप्पणी मानी जाती है, थ्योरी मानी जाती है इस चैप्टर के लिए, पृष्ठ रसायन के लिए। तो समझें इसको। ब्राउनी गति या गतिज गुण होता क्या है। ओके, आपको एग्जाम में मिलेगा ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखिए। तो ब्राउनी गति क्या होती है समझें इसको। कोलाइडी कण क्या होते हैं, कोलाइडी कण सदैव, जो कोलाइडी कण होते हैं कैसे होते हैं, वो सदैव तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े गमन करते हैं, गमन करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है, कोई माइक्रोस्कोप है जो इसकी वजह से हम इनको देख पा रहे हैं, तो अति सूक्ष्मदर्शी से इनका निरीक्षण मतलब इनको देखा जाता है, तो कोलाइडी कणों का तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चलना, अगर क्या होते हैं कोलाइडी कण तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, इधर उधर को भाग रहे हैं, तो ब्राउनी गति कहलाता है। इसी को बोलते हैं ब्राउनी गति। क्योंकि इस गति का निरीक्षण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं, इसका नाम तो ब्राउनी गति पड़ गया था। आसान है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसी का एक और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स ब्राउनी गति का चित्र, मान लो ये कोई कण है, अब ये टेढ़े मेढ़े तरीके से कभी इधर को क्या है गति कर रहा है इस तरीके से, इसी को ब्राउनी गति कहते हैं सिंपल भाषा में। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो वेरी एमपी है, टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण। टिंडल प्रभाव से काफ़ी फेमस है। ओके, समझें इसको क्या होता है ये। अंधेरे कमरे में, कहाँ पे, अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से, अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, तो इन कणों का मार्ग, इसको हम लिखेंगे कण, क्या लिखेंगे, कण। तो ये गलत लिखा हुआ, तो आप इसको लिखेंगे कण। ओके, तो क्या होगा, अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज का मतलब वहाँ पर लाइट भेज दिया, प्रकाश भेज दिया। ओके, मान लो टॉर्च डाल दिया आपने, कोई टॉर्च की लाइट भेज दी है, जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन कणों का मार्ग, ये जो कण है इन कणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है, तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। हाँ, ये है नोट पॉइंट की बात, एक शंकु आकृति प्राप्त होती है, शंकु। इस प्रवाह को सबसे पहले टिंडल ने देखा था।
जब शंकु जैसी आकृति प्राप्त हुई तो सबसे पहले किसने देखा? टिंडल ने देखा था। टिंडल एक वैज्ञानिक नाम है, इसलिए शंकु जैसी आकृति, जो शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को आप देख सकते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। आप चित्र समझे, इसका चित्र में क्या दे रखा है देखिए, ये चित्र है, इसका बना सकते हैं आप ध्यान से। इसको देखिए हो क्या रहा है चित्र में, क्या हो रहा है चित्र के अंदर। देखिए इस चित्र में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे मान लो कोई सोर्स है, कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ से लाइट आ रही है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से तीव्र प्रकाश पुंज यहाँ पर किरणें भेज दी इस एरिया के अंदर। अब इस एरिया के अंदर जैसे ही लाइट यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पर हम एक कण देख पाते हैं अपनी आँख से, या सूक्ष्म दृष्टि से द्वारा ये कण इधर उधर को घूमते हुए दिखाई देते हैं उस प्रकाश के अंदर। जैसे कि आपने कमरे में, अंधेरे कमरे में, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था, अंधेरे कमरे में जैसे कि किसी सिस्टम से मतलब बाहर से कहीं लाइट आ रही है, कोई प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश के अंदर वहाँ पर कण जो होंगे वो दिखाई देंगे और एक शंकु जैसी आकृति बनती है। इस तरह की ये शंकु होता है, ये जो सिस्टम होता है ना, इतना एरिया जो है ये शंकु आकृति है, तो इस शंकु जैसी आकृति बन जाती है। उसी को कहते हैं हम आसान भाषा में टिंडल प्रभाव। ओके, समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप। नेक्स्ट वाली हेडिंग है फ्रेंड्स इस चैप्टर की, स्कंदन। क्या होता है ये स्कंदन? समझो, बार बार स्कंदन आ रहा था। कोलाइड विलयनों की, क्या? कोलाइड विलयनों की विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के विलयनों द्वारा, जो कोलाइड विलयन है उनके क्या होता है, कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्य के विलयनों द्वारा, विद्युत अपघट्य के विलयनों के द्वारा अवक्षेपित करने की क्रिया, क्या करने की? अवक्षेपित करने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझें, AH2S3 सोल में, AH2S3 सोल में विद्युत अपघट्य BaCl2 डालने पर, इसके घोल में क्या डालने हम? BaCl2 डालने पर AH2S3 स्कंदित हो जाता है। और ऐसा आप करेंगे, AH2S3 के सोल में विद्युत अपघट्य BaCl2 डाल दें तो AH2S3 स्कंदित हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से। अब समझते हैं हम पैप्टीकरण फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पैप्टीकरण क्या होता है? पैप्टीकरण की विधि, क्या? पैप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है। जैसे कि स्कंदन होता है, इसका उल्टा पैप्टीकरण होता है। पैप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है। इसमें ताज़े बने हुए अवक्षेप, ताज़ा क्या लेंगे हम? ताज़ा, ताज़े बने हुए अवक्षेप को, ताज़े बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन के साथ, तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है। ऐसे होता है कोलाइड विलयन, जिसे पैप्टीकरण कहते हैं, तो उसी को कोलाइड विलयन कह देते हैं हम, पैप्टीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर समझे इसको, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने पर लाल रंग का FeOH3, FeOH3 का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है, कोलाइड बनता है। इसको बोलते हैं पैप्टीकरण। क्या बोलते हैं? पैप्टीकरण। आगे समझते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली हेडिंग है फ्रेंड्स, क्या है? और रक्षी कोलाइड क्या होता है? रक्षी कोलाइड, बेद्रव स्नेही, बेद्रव स्नेही कोलाइड, बेद्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर, जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से स्थायित्व बढ़ जाता है। स्कंदन से भी स्थायी बढ़ जाता है, उसका स्थायी मतलब क्या? कड़कपन बढ़ जाता है। रक्षी कोलाइड कहलाता है, उसी को बोलते हैं रक्षी कोलाइड कहलाता है। बेद्रव स्नेही, बेद्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन से स्थायित्व बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं हम रक्षी कोलाइड। क्या बोलते हैं? रक्षी कोलाइड। समझ गए आप फ्रेंड्स? चलिए, इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है वो देखें। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है? द्रव स्नेही कोलाइड, रक्षी कोलाइड था पढ़ने, द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। बे कोलाइडी पदार्थ, बे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आकर? विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में, तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर, टूट कर, विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। अगर कोलाइड विलयन बना देते हैं तो उसको बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, जिलेटिन, यह जिलेटिन लिखा, गोंद, प्रोटीन, देखिए गोंद होती है, ये गोंद होती है, प्रोटीन होती है, स्टार्च होता है, जिलेटिन होती है, तो इसको बोलते हैं हम द्रव स्नेही कोलाइड। नेक्स्ट वाली हेडिंग ऑफ
नेक्स्ट वाली हेडिंग है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है? बे कोलाइडी पदार्थ, बे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर, बे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में आने, विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। तो नहीं बनाते हैं तो उनको बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, धात्विक या धातु ऑक्साइड, धात्विक या धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? तो द्रव विरोधी कोलाइड, जैसे कि FeOH का होल प्राइज फेरिक ट्राई ऑक्साइड कहते हैं इसको। तो ये होता है द्रव विरोधी कोलाइड। विरोधी का मतलब किसी का विरोध करने वाला, तो यहाँ पे विरोध करता है ये। ओके।